पिछली कक्षा में हमने प्रकार देखे थे, भाषाओं को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। याद है आप लोगों को? फिक्स वर्ड ऑर्डर लैंग्वेज, रिलेटिवली फ्री वर्ड ऑर्डर लैंग्वेज और फ्री वर्ड ऑर्डर लैंग्वेज, ये 3 प्रकार हमने देखे थे। जिसमें कि फिक्स वर्ड ऑर्डर लैंग्वेज, जैसे नियत शब्द क्रम भाषा बोलते हैं, उसमें कौन सी भाषा थी? इंग्लिश। मेरी आवाज़ जा रही है अब तक? यस यस मैम। मैम। गुड। और दूसरा था हमारा अपेक्षाकृत स्वतंत्र शब्द क्रम भाषा। तो रिलेटिवली फ्री वर्ड ऑर्डर लैंग्वेज में हमने क्या एग्जाम्पल देखा था, याद है आपको? कौन सी भाषाएं आती है? वह लड़का अच्छा है वह लड़का। हाँ, अच्छा है वह लड़का। तो ये रिलेटिवली फ्री वर्ड ऑर्डर लैंग्वेज है, जिसके उदाहरण के तौर पर हमने बोला था कि हिंदी ये एक है उसका उदाहरण। अब पहले में हमने इंग्लिश देखा था, ठीक है। अब तीसरा है आपका फिक्स वर्ड ऑर्डर लैंग्वेज, सॉरी फ्री वर्ड ऑर्डर लैंग्वेज में। फ्री वर्ड ऑर्डर लैंग्वेज में संस्कृत यह भाषा है जो कि किसी भी तरह से हमने अगर उसका वर्ड ऑर्डर चेंज कर दिया तो उसका अर्थ नहीं बदलता है। तो ये तीनों के हमने उदाहरण भी देखे थे कि वह लड़का अच्छा है वह लड़का। और उसके हिसाब से आप लोगों ने मुझे बताया भी था कि भैया ये वह लड़का कहानी पढ़ रहा है। हमने एक उदाहरण देखा था पिछली कक्षा में। आप लोगों ने, मुझे लगता है रितिका ने भेजा था व्हाट्सएप पर मुझे, केवल यस मैम। प्रशांत ने नहीं भेजा था। वह लड़का, अब देखो यहाँ पर मैं ये लिख रही हूँ, वह लड़का कहानी पढ़ रहा है। वह लड़का कहानी पढ़ रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं वह लड़का कहानी पढ़ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बहुत बारीकी से इसे देखें तो वह लड़का एक साथ हम बोल सकते हैं, क्योंकि लड़का क्या है, वह है। कहानी वह नहीं हो सकती। फिर तीसरा है कहानी, और पढ़ रहा है ये तीसरा कंपोनेंट है। ध्यान में आ रही है बात? 1, 2 और 3। अब देखो यहाँ पर कहानी, वह लड़का कहानी पढ़ रहा है, ये एक तरीके से हम लिख सकते हैं। अब दूसरा जो तरीका है इसे लिखने का, और चूंकि वो अर्थपूर्ण भी होना चाहिए, वो है हम करेंगे कहानी पढ़ रहा है वह लड़का। अब देखो कहानी पढ़ रहा है वह लड़का, उसका अर्थ नहीं बदल रहा है। ये रिलेटिवली फ्री वर्ड ऑर्डर लैंग्वेज का उदाहरण होने से इसका जो फ्रेज है, अगर हमने ये दूसरा वाला फ्रेज हमने पहले वाले की जगह रख दिया और तीसरा दूसरे की जगह रख दिया, तो भी उसका मीनिंग बदल नहीं रहा है। और अब देखो कैसे होगा। कहानी वह लड़का पढ़ रहा है। कहानी वह लड़का पढ़ रहा है। अब देखो यहाँ पर हमने देख लिया कि ये जो है ना, वह लड़का का प्लेस हमने चेंज कर दिया, यहाँ पर प्लेस चेंज कर दिया और इसे इस तरीके से लिखा, तो भी ये अर्थपूर्ण हो सकता है। अब मैं एक उदाहरण यहाँ पर दे रही हूँ कि ये जो फ्रेज है, ये जो पूरा वाक्य है, क्या इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? देखो, कहानी रहा है लड़का वह पढ़। तो आप मुझे बताओ कि क्या ये अर्थपूर्ण वाक्य हो सकता है क्या? रितिका पांडे बताइए। नो मैम, नहीं हो नहीं सकता। हो सकता, पर ये बाकी इससे इसके कंपैरिजन में ये रिलेटिवली मीनिंगफुल हो सकते हैं, इससे अर्थ निकल के आ रहा है, ठीक है ना? यस मैम। तो अब
हमें ये देखना है कि भैया ये जो रिलेटिवली फ्री वर्ड ऑर्डर लैंग्वेज है, ये क्या हो रहा है कि उसने, जैसे देखो वह लड़का है ना, तो वह लड़के की जो जगह बदली है, जैसे ये आखिरी में चला गया, यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर आ गया, देख रहे हैं आप। तो ये पूरा का पूरा वह लड़का ही हम लोग अगर शिफ्ट करते हैं यहाँ से वहाँ, तो ही वो मीनिंगफुल बनता है, नहीं तो मीनिंगफुल नहीं बनता है। अब देखो यहाँ पर लड़का वह कहाँ चला गया, इधर का इधर चला गया। पर हम यहाँ देख सकते हैं एक ऑब्जर्वेशन कि आपका जो फ्रेज है वह लड़का, ये वह लड़का वाला जो फ्रेज है हमने साथ में उसको शिफ्ट किया है, वह लड़का, वह लड़का, वह यस मैम। लड़का। हाँ ठीक है, अब ये बात आपको गौर करनी है यहाँ पर। अब आगे हम पढ़ते हैं, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे ही हम लोग फ्रेज कहते हैं, पदबंध फ्रेज कहते हैं, फ्रेज। अब ये वह लड़का क्या हो गया, यहाँ पर फ्रेज हो गया, पढ़ रहा है क्या है, पूरी फ्रेज है, कहानी भी पूरी फ्रेज है। अब पर ये जो फ्रेज है इसके भी कुछ नाम होते हैं, है ना, नाम उस फ्रेजेस के होते हैं। तो हम अब देखेंगे कि भैया ये फ्रेज क्या है और इसके प्रकार कौन से हैं, मतलब कौन से नामों से वो फ्रेज जानी जाती है। तो ये एक एक करके हम लोग देखते हैं यहाँ पर, phrases and its types, phrases and its types, पदबंध और उसके प्रकार। अब एक एक करके देखो, सबसे पहला जो प्रकार है वो है नाउन फ्रेज, या इसे हम लोग संज्ञा पदबंध बोलते हैं, नाउन फ्रेज। दूसरा है, आप बता पाएंगे, आप में से कोई बता पाएगा कौन सा हो सकता है फ्रेज? क्रियापदबंध, मतलब वर्ब फ्रेज। तीसरा है पूर्वसर्ग। हाँ, किसी ने कुछ, हाँ बोलो बोलो, किसी ने कुछ बोल दिया है, ये क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। और इसके ऑल्टरनेट हम यूज करते हैं परसर्ग, परसर्ग पदबंध मतलब होता है पोस्ट पोजिशनल। मुझे बता सकते हैं क्या कि हिंदी में कौन सा फ्रेज यूज होता है, प्रीपोजिशनल या पोस्ट पोजिशनल? बता सकेंगे, गेस करो, तब तक मैं आगे का लिखती हूँ। विशेषण पदबंध मतलब एडजेक्टिवल फ्रेज। आगे का है क्रिया विशेषण पदबंध मतलब एडवर्बियल फ्रेज, ठीक है। ये सारे पदबंध और उसके प्रकार है। तो आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आप में से कोई भी दे दो जल्दी से, कि हिंदी में कौन सा पूर्वसर्ग होता है या परसर्ग पदबंध होता है? मैम ये जैसे पर हुआ ने, हाँ ये देखो, सब। परसर्ग होता है पोस्ट पोजीशन। जैसे मैंने इसका एक उदाहरण मैं लेती हूँ, कहानी की किताब। कहानी की, किसकी किताब, कहानी की, ठीक है ना। तो क्या हो गया, ये जो है ये की वाला है, ये प्री पोजीशन है या पोस्ट पोजीशन है, बताओ।
प्री 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 है। यस मैम। हाँ, अब वैसे ही इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? इंग्लिश में अगर इसे मैं ट्रांसलेट करके लिखूंगी तो क्या लिखेंगे? स्टोरीज बुक। स्टोरीज बुक। स्टोरी बुक। और दूसरा तरीका? बुक ऑफ स्टोरी। यस, बुक ऑफ स्टोरी। तो ये क्या है? देखो, बुक के बाद आ गया यहाँ पे ये पोस्ट हो गया। है ना? ठीक है, तो इसे देखेंगे हम लोग, अभी डिटेल में देखने वाले हैं। अब ये जो चारों पांचों जो प्रकार है, ये फ्रेजेस के प्रकार है। हमने ये देख लिया यहाँ पर कि फ्रेज किसे बोलते हैं। देखा यहाँ पर जो आपने पढ़ा है ना, तो फ्रेज किसे बोलते हैं ये देख लिया। उसके बाद में हम उसके प्रकारों पर चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रकार है हमारा, वो है संज्ञा पदबंध या फिर नाउन फ्रेज। ठीक है, तो ये संज्ञा पदबंध या फिर नाउन फ्रेज क्या होता है कि किसी भी वाक्य की ये जो संज्ञा पदबंध है, ये हम बोल सकते हैं कि मुख्य घटक है। कई बार ये देखा गया है कि संज्ञा के कई सारे प्रकार होते हैं। तो संज्ञा मान लो व्यक्ति विशेष भी हो सकता है, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, है ना। प्रॉपर नाउन, मैं बोलती हूँ रितिका, क्या हो गया? ये प्रॉपर नाउन हो गया। मैं प्रॉपर बोलती हूँ नाउन है। प्रशांत, क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। वैसे ही संज्ञा सर्वनाम भी रह सकती है। संज्ञा सर्वनाम वो जैसे देख लिया ना हमने कि वो अच्छा खेलता है, वो अच्छा खेलता है। तो वो अच्छा खेलता है मतलब वो कि कोई लड़के के बारे में बताया गया है, या फिर उसका नाम प्रशांत हो सकता है। प्रशांत होनहार लड़का है, वो पढ़ाई में अच्छा है। तो क्या हो गया? सर्वनाम हो गया यहाँ पर वह। तो ये भी संज्ञा है एक प्रकार से, प्रोनाउन। उसके बाद में जैसे कि और कई सारे प्रकार होते हैं। राशिवाचक संज्ञा होती है, प्लूरल नाउन भी होते हैं, बहुवाचक संज्ञा होती है। तो ऐसे कई सारे जो संज्ञा के प्रकार है, वो सारे संज्ञा के प्रकार संज्ञा पदबंध के भाग होते हैं। ठीक है, और अब देखो संज्ञा के साथ साथ कई बार ये हम देख सकते हैं कि संज्ञा के साथ साथ कई और चीज़ें जुड़ती है। जैसे अब सबसे पहले तो मैंने उसके प्रकार के बारे में बताया, बहुत सारे प्रकार है। तो प्रकार जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर मैं बोल रही हूँ यहाँ पर व्यक्तिवाचक। अब दूसरा मुद्दा ये है कि संज्ञा के साथ में कई सारी चीज़ें जुड़ के भी आती है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ होनहार लड़का, तो ये होनहार क्या हो गया, बता सकते हैं क्या? होनहार क्या है यहाँ पर? क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम है मैम होनहार। देखिए अरे बाप रे, नाम। कैसे होगा? मैं तो, हाँ बताओ, होनहार क्या है? देखो, लड़के के बारे में ये विशेष जानकारी देता है, इसे हम लोग विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। विशेषण। और लड़का विशेष्य मैम है, लड़का संज्ञा है। अब ये तो ना जो क्या जिसकी विशेषता बताता बताता है। है, सही बात है। तो देखो लड़का जो संज्ञा है, मतलब ये कॉमन नाउन है। लड़का सामान्य नाम है, लड़का सामान्य नाम हो गया। तो अब लड़के के बारे में विशेष जो जानकारी दे रहा है, उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। अब विशेषण, तो देखो संज्ञा के साथ विशेषण भी आ गया। आ रही बात ध्यान में? फिर कई बार हम ये देख सकते हैं कि संज्ञा के साथ तो विशेषण तो आता है, कभी कभी क्रिया विशेषण भी आता है, क्रिया विशेषण भी आता है। कई कई बार प्रीपोजिशनल फ्रेज भी आती है, पोस्टपोजिशनल फ्रेज भी आती है। तो ये सारे जो भी संज्ञा के जो अंतर्भूत या फिर संज्ञा में आने वाले एक मैं बोल सकती हूँ घटक है। अब ये वाक्य में जब आता है तो संज्ञा
के साथ मान लो विशेषण है, संज्ञा के साथ क्रिया विशेषण है, प्रीपोजिशन पोस्टपोजिशन है, तो इन सब को मिला के हम लोग बोलते हैं कि ये संज्ञा पदबंध होता है। तो ये सारे विशेषण, क्रिया विशेषण, पोस्टपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, या फिर जैसे डिटर्मिनर्स, निर्धारक, डिटर्मिनर्स भी ये संज्ञा पदबंध के घटक हो सकते हैं। ठीक है, संज्ञा पदबंध पूरी तरीके से बनाने के लिए ये महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। तो संज्ञा जो होता है ना, जैसे मान लो कि संज्ञा लड़का है यहाँ पर, तो ये मुख्य संज्ञा हो गई। अब उसके बारे में ज़्यादा जानकारी देने वाला शब्द है होनहार, तो ये विशेषण हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, लड़का महत्वपूर्ण है या होनहार महत्वपूर्ण है? बताओ तो क्या महत्वपूर्ण होगा? मेरी आवाज जा रही लड़का। है? हाँ, लड़का, वेरी गुड। क्योंकि देखो होनहार, तो मैं होनहार अगर मैं केवल बोलती हूँ तो उससे मुझे कोई भी ऐसा कोई अर्थ निकल के नहीं आ रहा है, पर मैं अगर लड़का बोलती हूँ तो भैया लड़का मतलब एक कोई कॉमन नाउन यहाँ पर दिख रहा है। तो ये जो एक फिजिकल एंटिटी दिख रही है, तो यहाँ पर ये जितने भी जैसे विशेषण है, क्रिया विशेषण है, जो कि संज्ञा पदबंध के घटक हो सकते हैं, ये सारे के सारे मैं बोल सकती हूँ वैकल्पिक है, ऑप्शनल है। यस मैम। जरूरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है। संज्ञा पदबंध का निर्धारण करने के लिए ये सब संज्ञा, मुख्य जो संज्ञा होती है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर ले लिया हमने लड़का, तो ये अनिवार्य है। पर दूसरा जो आपका ये होनहार शब्द है, ये आपका वैकल्पिक है। तो यहाँ पर जो फ्रेज स्ट्रक्चर रूल हमें लिखने हैं, अभी हम देखेंगे कि भैया फ्रेज संज्ञा पदबंध के लिए, नाउन फ्रेज के लिए कुछ फ्रेज स्ट्रक्चर रूल है। वो रूल क्या है? इससे हम लोग सीखेंगे ट्री डायग्राम बनाना, जो कि सिंटैक्स का महत्वपूर्ण भाग है। हाँ, तो फ्रेज स्ट्रक्चर रूल में संज्ञा पदबंध कैसे होता है? तो संज्ञा पदबंध के लिए सबसे पहला नियम है, पहला नियम है कि जो नाउन फ्रेज होती है वो स्वयं में एक नाउन रहती है। मतलब संज्ञा पदबंध को वृक्ष आरेख में या फिर ट्री डायग्राम में दर्शाने के लिए हम लोग इसे इस प्रकार दर्शा सकते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण देखो, लड़का, एक लड़का जो है ये अपने आप में नाउन फ्रेज है, तो इसका मेन कंटेंट क्या है? लड़का, मतलब नाउन। आ रही बात समझ में? मैं इस फॉर्म में लिखती हूँ, लड़का, और ये उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है मेन, लड़का। तो जैसे मैंने यहाँ पर बोला है ना, लड़का क्या है? ये अनिवार्य घटक है और बाकी के वैकल्पिक है। मतलब जो नाउन फ्रेज आपकी बन रही है, तो नाउन फ्रेज में विशेषण, क्रिया विशेषण अगर होता है या नहीं भी होता है, तो भी हम लोग इसको रूल के आधार पर इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा देखो, अभी जो आपके इसमें कन्फ्यूजन बना है वो धीरे धीरे आपका हट जाएगा। अब दूसरा नियम हम लोग देखते हैं। दूसरा नियम क्या है कि मैं इसे दूसरा नंबर लिखती हूँ। जो एनपी है, नाउन फ्रेज है, उसे हम लोग डिटरमिनर और एन के साथ लिख सकते हैं। डिटरमिनर और एन के साथ कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पर उदाहरण के तौर पे ये इसे ट्री डायग्राम में मैं दर्शा रही हूँ, एनपी, और अब ये आपका हो गया डिटरमिनर और ये आपका हो गया नाउन फ्रेज। तो इसका हम लोग एक उदाहरण ले लेते हैं। नाउन फ्रेज है आपका एक लड़का, ठीक है, ये है आपका एनपी, और डिटरमिनर आपका है एक, और लड़का है आपका नाउन फ्रेज, ये नाउन है
और ये आपका डिटर्मिनर है। ठीक है। अब वैसा ही क्या है कि कई बार देखो, मैं एक इंग्लिश का उदाहरण देती हूँ। इंग्लिश के उदाहरण में जैसे कि हम बोलते हैं ना, द गर्ल बोलते हैं हम लोग, द गर्ल, द गर्ल। तो ये पूरी द गर्ल क्या है, ये नाउन फ्रेज है, और द है आपका डिटर्मिनर, और गर्ल है आपका नाउन। ठीक है। तो इस तरीके से आपका एनपी विथ डिटर्मिनर एंड नाउन ये आ जाता है। अब दूसरा कैसा है, दूसरा आगे का जो रूल है, देखिए अब धीरे धीरे डिटर्मिनर, मैंने ये पहले आपको बोल दिया था यहाँ पर कि संज्ञा पदबंध में क्या क्या हो सकता है। संज्ञा पदबंध में विशेषण, क्रिया विशेषण, पोस्ट पोजिशनल फ्रेज, डिटर्मिनर्स, ये सब हो सकते हैं। ठीक है। तो इस हिसाब से आपको डिटर्मिनर का उदाहरण मैंने बताया। अब आगे का जो उदाहरण है, वो आगे का उदाहरण है फ्रेज स्ट्रक्चर रूल का। नाउन फ्रेज डिटर्मिनर भी है, साथ में एडजेक्टिव फ्रेज भी है, और फिर बाद में नाउन है। तो अब यहाँ देखो इसका ट्री डायग्राम कैसे बनेगा। तो ये जो एनपी है, ये एनपी इस तरीके से बनेगा, डिटर्मिनर और फिर उसका एडजेक्टिव फ्रेज और नाउन। ठीक है। और फिर इसके बाद में और उसको डिवाइड करेंगे हम लोग, डिटर्मिनर, और यहाँ मैं इसे एन डैश बोलती हूँ पूरे फ्रेज को, फिर से हम लोग इसे डिवाइड करेंगे एडजेक्टिव फ्रेज और नाउन में। और ये जो एडजेक्टिव फ्रेज है, ये फिर आगे जाके एडजेक्टिव में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। तो अब इसका हम एक ले लेते उदाहरण। इसका उदाहरण लेते हैं। चलिए, ये नहीं हो रहा है। इसका उदाहरण के तौर पर एक अच्छा लड़का। तो इसका हम लोग ट्री डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये पूरा का पूरा आपका, ये है आपका एनपी, मतलब नाउन फ्रेज। मैं इसे यहाँ लिखती हूँ ताकि, तो ये एनपी है, एक अच्छा लड़का। फिर उसके बाद में हम लोग डिटर्मिनर और अच्छा लड़का, ये आपका यहाँ पर एन डैश हो गया। और फिर इस फ्रेज को हमने फिर से डिवाइड कर दिया, अच्छा लड़का, ये नाउन फ्रेज है और ये एडजेक्टिव फ्रेज है, और ये आपका फाइनली ये एडजेक्टिव बताता है। ठीक है। तो इस तरीके से हमें ट्री डायग्राम बनानी है विथ डिटर्मिनर और विथ विशेषण या फिर एडजेक्टिव। अब आगे देखो, एक और उदाहरण हम लोग लेंगे। घने मुलायम काले बाल बराबर। तो अब देखो इसका ट्री डायग्राम हम बना सकते हैं क्या?
यस मैम। यस, तो इसका ट्री डायग्राम, ये पूरी की पूरी फ्रेज है। यस मैम। यस, ये पूरी फ्रेज है। अब एक है कि तीनों के तीनों विशेषण पदबंध है और तीनों एक ही संज्ञा के पदबंध के अंतर्गत है, मतलब ये भी विशेषण है, ये भी है, ये भी है, और ये क्या है, ये आपका एक्चुअल में नाउन है। तो ये आपको ये देखना है कि इसका हम ट्री डायग्राम कैसे बनाएंगे। जैसे ये एनपी है और फिर यहाँ पर ये जो है ये एडजेक्टिवल फ्रेज है और आपका ये नाउन है। तो इसमें एडजेक्टिवल फ्रेज में आप कैसे क्या करेंगे, एनपी और घने, मुलायम, काले और यहाँ पर बाल, ठीक है, ये आपका नाउन फ्रेज है। अब पर ये जो एडजेक्टिवल फ्रेज है इसके और भी कई सारे ये हो सकते हैं। तो इसको एक तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको और ट्री डायग्राम के हिसाब से, मतलब बाइनरी ट्री डायग्राम के हिसाब से भी तोड़ सकते हैं। जैसे कि मैं इसे अलग से तोड़ के बताती हूँ, घने, मुलायम, काले। तो हम लोग इसे घने, मुलायम और काले, फिर इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका विथ एडजेक्टिव, नाउन फ्रेज विथ एडजेक्टिव हो गया। अब आगे का जो नियम है, इस नियम को हम लोग देखते हैं। चौथा नियम, नाउन फ्रेज डिटरमिनर के साथ, एडजेक्टिव फ्रेज के साथ और प्रीपोजिशनल फ्रेज के साथ। देखो हम कैसे कैसे देख रहे हैं कि नाउन फ्रेज में कितने सारे प्रकार हो सकते हैं भैया, कैसे आप उसको एग्जाम्पल के द्वारा अभी बताएंगे। डिटरमिनर, एडजेक्टिवल फ्रेज और प्रीपोजिशनल या फिर पोस्ट पोजिशनल फ्रेज के साथ। तो एडजेक्टिवल फ्रेज परसर्ग या फिर पूर्व सर्ग जो भी है वो भाषा पर निर्भर करता है। हिंदी और उर्दू दोनों में संज्ञा पदबंध में क्या होता है कि उसके पश्चात परसर्ग होता है, मतलब पोस्ट पोजिशनल होता है, और इसके लिए प्रीपोजिशनल होता है। प्रीपोजिशनल अभी हमने उदाहरण देखा इसका, ठीक है। तो ये जो आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है या पोस्ट पोजिशनल फ्रेज है, इसको एक उदाहरण लेके हम लोग समझाएंगे तो फिर उसको आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो एक उदाहरण का वाक्य हम लोग लेंगे यहाँ, एक बहुत अच्छी कहानी की किताब। एक बहुत अच्छी कहानी की किताब। इसे पैरेलल में मैं इंग्लिश में भी बताती हूँ, अ वेरी गुड बुक ऑफ स्टोरी या फिर जो भी है पोएम। तो अब इसका जो प्रीपोजिशनल फ्रेज और या फिर जिस तरीके से एडजेक्टिवल फ्रेज और डिटर्मिनर ये अब बन रहे हैं, तो इसका आप मुझे बना के दिखा सकते हैं, ट्री डायग्राम बना के दिखा सकते हैं। यस मैम, ट्राई करते हैं। हाँ, देखो मैं इसे लिख रही हूँ।
ठीक है, तो इस तरीके से आपको ट्री डायग्राम बनानी है नाउन फ्रेज के लिए। इसका आप ट्री डायग्राम बनाएंगे और फिर इसके बाद आप एक वाक्य मैं दे रही हूँ, इसका भी मुझे ट्री डायग्राम बनाकर बताएंगे। एक बहुत अच्छी कहानी की किताब तुमने बहुत अच्छी कहानी की किताब जो तुमने मुझे दी थी। अब ये पूरी की पूरी जो है, इस पूरे फ्रेज को आपको वृक्ष आरेख में बदलना है। तो ये आप कैसे करेंगे, इस पर आप ज़रा सोचो और पहला वाला जो ट्री डायग्राम है उसे भी बना दो और इसको भी आप अवश्य ट्राई करो, ठीक है।